अब हमारा मन नहीं है कि हम लोग वो मतलब लोग कहते हैं पावर एंजॉय करना चाहते हैं, करना वो हो गया सर। कि लोग जो ये बार बार इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, एक दूसरे से बिटरली फाइट करते हैं, पर्सनल हो जाते हैं। जी। कुछ तो पैसा है इसमें, तभी तो ऐसा करते हैं। जहाँ तक पैसे कमाने की बात रही, मैंने सिंपल कैलकुलेशन बता दिया आपको। कोई चोरी करेगा तो भैया 5 या 10 या 50 करोड़ की करेगा, कोई 4-5 लाख या 50,000 की चोरी यहाँ नहीं करेगा। ऐसा मिल के लूट रहे हो आप लोग हैं। अब मैं तो ये चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकल के तो आए घर से, लोग अपना टाइम दें। इट्स एब्सोल्युटली ट्रू कि यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर अवेलेबल। इस बार क्लियर मैंडेट होगा, या तो अपोजिशन के पास जाएगा या हमारे पास आएगा। और कोई भी मुझे एनवायरमेंटलिस्ट भी लड़ता हुआ देखता है, उसके हिंडन का कोई लड़ता नहीं। तो कहूँगा आप खुद उनको फ़ोन लगा के पूछिए, कर तो वो आपको बता देंगे। जी, मैं कौन बने करोड़पति से बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? हमारी सोसाइटी में एक बहुत पहले काला तीतर शब्द सुनाई पड़ रहा था। जी। आपको लगता है वही हो चुके हैं? देखिए सुशील जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, काला तीत उसे कहा जाता है जो अपने टाइम पे चुनाव ना करा सके। हमने अपने तीनों कार्यकाल के अंदर टाइम से चुनाव कराए हैं। इस वाले कार्यकाल में चुनाव कराना हमारे हाथ में नहीं है जी। तो अगर आप कोई भी चिट्ठी देखेंगे जो डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस से आती है, उसमें लिखा होता है कालातीत / कार्यकारी अध्यक्ष सचिव। हम कार्यकारी हैं। अच्छा। तो कालातीत शब्द उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो पोजीशन पर रहते हुए पावर के साथ में टाइम बार्ड हो जाते हैं, अपने टाइम के साथ साथ चुनाव नहीं कराते हैं। हमने अपने तीनों कार्यकाल में समय से चुनाव कराए हैं। अच्छा, तो कालातीत का मतलब ऐसा है जिसका कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद वो इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। पर कालातीतर शब्द का आविष्कार किसने किया था? क्योंकि हमने यही सुना था जब एक बहुत पुराने समय में। तो कालातीतर शब्द लेके देखिए वो तो कौन तेजस्वी व्यक्ति इसने इसका आई थिंक आविष्कार किया था? रेसिडेंट्स ही हैं जहाँ के अच्छा। रहने वाले, जो मतलब जिसे बोलते हैं, मतलब कालातीत जो शब्द था, हमने ही पहली बार सुना था उस टाइम पे जब हम एओए में नहीं थे, तो उसको लेकर वो काला तीतर बन गया। और फिर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, लोगों ने तालियां बजा बजा के। यस, पूरे हाँ। कैंपस में मार्च निकला था, लोगों ने हल्ला किया था। तब जाके 6 महीने बाद जो पहले वाली एओए थी, उन्होंने डेप्यूटी रजिस्ट्रार को सबमिट किया था इलेक्शन कराने के लिए, रिक्वेस्ट किया था। तो उसमें से कुछ लोग शायद फ्लैट छोड़ के भाग गए यहाँ से। जी जी जी। जो बच गए हैं, जी। एक वित्तीय पारदर्शिता, जी। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए उन्होंने ईमेल भेजी जा रही है आपके पास। जी। ठीक है, तो आप ऑडिट रिपोर्ट, सिंकिंग फंड कॉर्पस और करंट जो बैलेंस है जी उसको नोटिस बोर्ड पे लगवाया आपने कि भाई ये स्थिति है करंट? जी एक जी बार तो पैसा किया था आपने शायद, जी अब इस जी। बार किया नहीं किया? देखिए मैं आपको बताता हूँ, विपक्ष का काम ही भ्रम फैलाना है लोगों को। आमंत्रण के अंदर एक चीज़, जब ये ट्रेंड हो गया हर सोसाइटी के अंदर, मैं आमंत्रण की बात नहीं करूँगा कि आप लोगों के बीच में भ्रम फैलाइए और बरगलाइए लोगों को। अगर आप हमारा कार्यकाल देखेंगे, हम लोग ही नहीं ये प्रैक्टिस चालू करी है कि नोटिस बोर्ड्स तक पे हमने बैलेंस शीट से लेकर एमआईएस तक की रिपोर्ट्स लगाई थी। हर महीने की आपको फुल ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट, सब कुछ नोटिस बोर्ड से मिलेगी। हमने कुछ दिन पहले अभी माइग्रेट भी करी है सारी रिपोर्ट्स। अब मुझे नहीं पता कि इन लोगों को कौन सी और रिपोर्ट चाहिए। मैं पिछली बार आपकी पॉडकास्ट में भी जब आया था तो मैं बैंक का सर्टिफिकेट लेकर आया था कि ये बैंक बैलेंस है, एनीबडी कैन गो इन एक्सिस बैंक। 119 की ब्रांच बहुत पास में है, वॉक इन डिस्टेंस है, गौर के अंदर जाके चेक कर सकते हैं अगर कोई शक है तो। और सब चीज़ सार्वजनिक कर रखी है, माइग्रेट पे डाली हुई है, नोटिस बोर्ड्स पे लगाई हुई है। मुझे नहीं पता किस तरह की ट्रांसपेरेंसी इन लोगों को चाहिए। और हमारे जो ट्रेजरर हैं, ऐसा नहीं है वो अप्रोचेबल नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कोई भी रेजिडेंट उठा के उनको फ़ोन करके बात कर सकता है। मतलब आप खुद भी कर सकते हैं, मैं तो कहूँगा आप खुद उनको फ़ोन लगा के पूछिए तो वो आपको बता देंगे। हेलो जय मेघानी सर। हाँ जी जी, मैं कौन बने करोड़पति से बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? नहीं माफ़ करना, मैं सुशील बोल रहा हूँ सर, और निखिल सिंगल जी हमारे सामने बैठे हैं। पॉडकास्ट चल रहा था तो बस बढ़िया बढ़िया, कृपा है जी। एक सवाल था वित्तीय पारदर्शिता को लेकर के, ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंसेस। तो उसमें बड़े आरोप लग रहे हैं, क्योंकि मैंने निर्णय लिया क्यों ना सीधे हॉर्सेस माउथ से पूछा जाए कि भाई आपको क्या लगता है, आप जरा एक्सप्लेन करिए, क्योंकि स्पीकर पे हूँ मैं और आपकी आवाज़ मेरी माइक में डायरेक्ट जा रही है। क्योंकि इसके आरोप बार बार लगते हैं और मतलब मैंने तो कभी आरोप नहीं लगाए, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि मुझे मेरी लिफ्ट बदली नहीं गई अभी तक, तो मेरी चिंता तो लिफ्ट की है। तो आप बताइए कि किस तरह के आरोप है और क्या जवाब देना चाहेंगे उस पर कि कॉर्पस जो ये सिंकिंग फंड कॉर्पस है, करंट बैलेंस है, या जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, ये सब की सब सार्वजनिक कब होंगी? और अगर धुआं उठ रहा है तो सवाल तो लोग पूछ ही रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो कारण होगा, प्लीज बताइए। सर देखिए, सिंपल है कि जो फंड हमें मिला था शुरू में जी, वो फंड आज की डेट में भी है, अवेलेबल है, और हमने कई बार उसको शेयर भी किया है, ठीक है, माइग्रेट के थ्रू।
और रही बात बैलेंस शीट्स की, तो हम लोगों ने हमेशा बैलेंस शीट सार्वजनिक की है। अभी कुछ टाइम पहले निखिल जी ने उसको माइग्रेट नोटिस बोर्ड पे भी लगवाया था, तो कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। बट कुछ लोग होते हैं जिनको कमियां निकालनी है, तो उनका तो कुछ नहीं कहा जा सकता, बट हमारी तरफ से तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो छुपी हुई है। आप ही के शब्दों में क्या कमियां निकाल रहे हैं, क्या कमियां निकाल रहे हैं, आपको क्या लगता है, व्हाट ऑल इश्यूज दे आर रेजिंग? सर वो बेसिकली उनको उनका काम है सिर्फ ऑडिट करना, मतलब कोई भी चीज को जो कमी नहीं है उसको कमी बताना और फिर कंफ्यूज करना लोगों को। अच्छा, मतलब ये विरोध के लिए विरोध हो रहा है कि जैसे होता है ना कि हाँ भाई विरोध करना है इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। हाँ अच्छा अच्छा, जी ठीक है। तो मैं तो निखिल भाई से बोल रहा हूँ, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जी, ये रिपोर्ट भेज दीजिएगा ताकि इस पॉडकास्ट में हम लगा दें सबके लिए, जनता को, जो डन सोसाइटी के डन सर, लोग हैं डन और बाकी डन सर, सोसाइटी डन में भी डन। प्रॉब्लम सिमिलर होती है, तो सबको पता चलना चाहिए कि भाई लोग ट्रांसपेरेंट हैं। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच जय भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ओके थैंक यू थैंक ओके यू। ओके ओके। किसी को कोई मतलब सुशील भाई मैं बोलूँगा किसी को कोई फाइनेंशियल क्वेरी है किसी पॉइंट को लेकर तो मुझे बताएं, हमें ईमेल करें, हमसे पूछें उस चीज़ को लेकर। मतलब मैं तो हैरान हूँ कि हर बार ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है, इलेक्शन के आसपास ही की जाती है, जब इलेक्शन का टाइम होता है, जी पूरी साल नहीं की जाती है। और अगर आप इस चुनाव के अंदर एक चीज़ अगर बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ नोटिस करें, इस बार जो हमारे अपोजिशन में जो भी लोग हैं, मैं आप देखिए एक चीज़ गौर करने वाली, वो इलेक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा किसी के मुंह से भी अगर आपने सुना हो कि हाँ इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन करा दीजिए, इलेक्शन के लिए एफर्ट्स किया हो, कहीं आपको वो टीम दिखी हो उन्होंने इलेक्शन के लिए कुछ भी एफर्ट्स डाले हो, या उन्होंने अपने मुंह से कहा हो कि हाँ इलेक्शन होने चाहिए, नहीं। आप देख लीजिए किसी के ही मुंह से अगर आपने इलेक्शन की बात सुनी हो, सिर्फ रेजिडेंट्स ही कह रहे हैं कि इलेक्शन कराइए, इलेक्शन कराइए। जो लोग जीत कर आए हैं हमारे साथ 5, वो इस बात को नहीं कर रहे हैं कि इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। जो एक ग्रुप है ओनर्स मैटर्स ग्रुप, है जी ना, उस ग्रुप में जो लोग जीते हुए हैं, जो 5 लोग, अन्य 5 लोग हैं जी आपके अलावा, जी। वो 5 लोग भी उसका हिस्सा हैं? नहीं, मैं बताता हूँ आपको, ये लोग खुद ही अपनी मर्जी से लेफ्ट कर गए थे, अच्छा ये लोग छोड़ के चले गए थे। उनका कहना ये है कि ये जो ग्रुप है, हम्म ये ग्रुप एक प्राइवेट ग्रुप है जिसमें निखिल की टीम को, निखिल को वाहवाही की जाती है, किसी तरह की कमी नहीं निकाली जाती है। तो एक तरह से प्रोटेस्ट के थ्रू वो पांचों एक साथ ग्रुप से लेफ्ट करके चले गए। हालांकि उनके फैमिली मेंबर सभी हैं, सारी ग्रुप की इन्फॉर्मेशन जाती है उनके पास, बाकी लोग उनके दोस्त यार सब ग्रुप में हैं, वो चले गए थे। अच्छा जनता को क्लियर होना चाहिए, मैं पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ। हमारे पास जितने पैसे की एफडी थी जब हम 3 साल पहले यहाँ आए थे, व्हाट वाज द अमाउंट? इट वाज अराउंड 4.2 करोड़। अच्छा उसमें से हमने 1 करोड़ 26 लाख के डीजी खरीदे थे। जी, बिल्कुल क्लियर बात है, खरीदे थे, कमेटी बनाई थी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इनसे प्लेस करके ऑर्डर लिए थे, वो बहुत ज़रूरी थे खरीदना। नहीं नहीं, आई रिमेंबर लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था उसकी जी ट्रांसपेरेंसी, उस समय मुझे यकीन हो गया था कि नहीं सही बात कर रहे हैं हम, डीजी जी वाले भी। जी। यस उसके साथ में हमारे पास बचने चाहिए थे एग्जैक्टली 3 करोड़ समथिंग। हमारे पास आज भी 3.5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा की एफडी है। हमारे जो ट्रेजरर हैं उन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लड़ाया था, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा जी पैसा जी आता जी है जी बिल्कुल। उसको हम कैम का पैसा को एफडी में कन्वर्ट कर दें ताकि हमें इंटरेस्ट मिलता रहे उसका। इसके अलावा जो सिंकिंग फंड है वो सारा पैसा आप देख सकते हैं, पिछली बार भी हमने बैलेंस शीट लगाई थी, ठीक है, पैसा आपका इंटेक्ट है सारा का सारा। इसके बाद जो कैम का पैसा है, जो रेगुलर मेंटेनेंस का पैसा है, इस साल क्योंकि हम कोई खर्चा नहीं कर सकते हैं, डीआर का रोक लगा हुआ है हमारे खर्चे के ऊपर, तो अगर आप दिसंबर की मंथली एमआईएस भी उठा के देखेंगे तो ये आमंत्रण की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि हम 8 लाख पॉजिटिव हैं। एक्स्ट्रा हमारे पास पैसा है, खर्च ही नहीं हुआ है। देखिए सुशील जी, अब मैं आपको अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अभी 10 दिन पहले ट्रांसफार्मर जल गया था हमारा, रात में करीबन 11-12 बजे मेरे पास आया था फ़ोन के सर जल गया है, सप्लाई चली गई है। उसमें एक किट लगनी होती है, वो रात में अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। मेरे को क्या था, मैं अपने घर पे सोता आराम से, मेरे घर पे भी बिजली आती है डीजी से, 2 लाख रुपए का डीजल रात में चला जाता, सबकी जेब से जाता पूरी सोसाइटी की। बट मैंने सोचा ठीक है, अगर मेरे नीचे उतरने से वो काम जल्दी हो जाता है तो मैं चला जाता हूँ। एक रेजिडेंट रहते हैं हमारे यहाँ सुरेंद्र जी, जो डीजी का काम अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने कहा आप आ जाएंगे तो काम हो जाएगा। यूपीपीसीएल वाले हमारी सुन नहीं रहे हैं बात। मैं नीचे गया, मैंने कॉल किया, 15 से 20 मिनट में जेई आ गए, आधा घंटे में वो किट आ गई, 1 घंटे में सप्लाई वापस आ गई। तो वी हैव सेव्ड अराउंड 2 लाख रुपीज़ जो रात में हमारे खर्च होते डीजल के लिए, तो बचाए हमने लोगों एहसास को। नहीं हुआ, लोगों हमें भी को पता नहीं चला कि ऐसा हाँ, कुछ हुआ आपको था। पता भी नहीं लगा होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, मतलब हमारे लिए बड़ा इजी है कि मैं भी जाके घर पे सो जाता और मेरे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है डीजी चल रहा है चलता रहता, और बाकी सबकी पॉकेट से आता तो मेरी पॉकेट से भी जाता। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा, मतलब आप उन लोगों से ये एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं कम से कम वो जीत के आए हैं तो नीचे आके वो देख तो लें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, कोई हेल्प तो नहीं चाहिए, कोई मदद तो नहीं चाहिए। सोसाइटी तो उनकी भी है, हमारी भी है, तो उनकी भी है। हैंड टू हैंड, मतलब साथ में चलने वाली बात कभी नहीं होती उन लोगों की तो तरफ से। कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्रॉब्लम हुई इसमें वो लोग इन्वॉल्व रहे हो कभी नहीं सर। अपने लोगों को सेव करने के लिए, जो उनके लोग हैं, जो उनको वोट डालते हैं, उनको समर्थन करते हैं? सर मेरी नॉलेज में तो नहीं है, और ये तो जिन लोगों को मतलब इन्होंने वोट दिया है, जो लोगों ने रेजिडेंट ने उनको वोट दिया है, वो बेहतर बता सकते हैं कि उनके साथ वो कभी रहे हो, किसी परेशानी में साथ आए हो। मेरे को तो जहाँ तक याद है एक फायर इंसिडेंट हुआ था,
स्वागतम के अंदर एसिक्स के अंदर हम लोग वहाँ गए थे, उल्टा उस फायर इंसिडेंट को फायर ऑफिसर्स के सामने भड़काया जा रहा था कि एओए की एफआईआर करिए आप, इस एओए के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए आप, और यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर मतलब अपनी सोसाइटी की कमी कंप्लेंट्स करना अलग अलग डिपार्टमेंट में। मेरे पास तो बस यही चीज़ रह गई है आज के डेट में। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग ये भी बोलते हैं ना कि आप दोबारा क्यों आना चाहते हैं, मैं उस पर भी आना चाहता था एक क्वेश्चन पे। मैं सिर्फ इसलिए आ रहा हूँ इस बार, मैंने पिछली बार भी कहा था कि नए लोग हम लेके आ रहे हैं, उनको हैंड होल्डिंग मिलनी चाहिए। अगर हम नए की नई पूरे 10 लोगों की टीम दे देंगे, ना तो पेंट हो पाएगा, ना प्लास्टर हो पाएगा, ना लिफ्ट, क्योंकि उनको समझने में 6-8 महीने निकल जाते हैं एओए का काम। तो मेरा तो मानना ये है कि लोगों को हमेशा ऐसी टीम होनी चाहिए जिसमें मिक्स लोग हों, पुरानी भी हो, नई भी हो। एक तो सवाल ये भी है कि जैसे जो प्लास्टर और पेंट का है, मुझे नहीं लगता 2-3 साल से हुआ है। पूरी जी। सोसाइटी एक साथ तो पेंट कभी नहीं हुई 3-4 सालों से। ऊपर से सबको छोड़िए, मैं अपनी ही बात करता हूँ, क्योंकि मुझे अभी याद आया कि मेरी सोसाइटी, मेरा जो फ्लैट है, एक बार मैं छत पे चूंकि धूप में बैठता हूँ, धूप में जा रहा था तो मैं देखा कोई थर्ड पर्सन घूम रहा है। मैं पूछा तुम कौन हो, तो कह रहे भाई साहब वो प्लास्टर करने आया था। तो उन्होंने जो प्लास्टर किया था वो मैंने देखा नहीं उस टाइम कहाँ पे, कि भाई नीचे से दिखता है, ऊपर से दिखेगा नहीं उस टाइम। तो फिर मैं अपनी बेटी के साथ नीचे पार्क में था, तब मैंने देखा तो कुछ सेक्शन प्लास्टर है, उस पर व्हाइट कलर का पेंट भी लगा हुआ है, उसी के नीचे कुछ सेक्शन ऐसे ही छूटे हुए थे। ऐसा क्यों है? मैं बताता हूँ आपको, किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर पेंट और प्लास्टर का काम होना है ना, दैट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंस। जीबीएम उसको अप्रूव करती है, और आप लोगों से, हम सभी लोग मिलकर एक कंट्रीब्यूशन फंड बनाते हैं कि 10,000 20,000 रुपये आपको पर फ्लैट देना है। उसके बाद पूरी सोसाइटी पेंट और प्लास्टर होती है, और ये रेगुलर प्रैक्टिस है, हर 5-6 साल में हर सोसाइटी होती है। चाहे आप गौर देख लीजिए, आरजी देख लीजिए, प्रतीक देख लीजिए, सब जगह एक कॉर्पस क्रिएट किया गया है। अब मैं आता हूँ हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा। हमारे यहाँ इसलिए नहीं हो रहा सर, पहली बात तो हम जो अभी प्लास्टर आपने जो बोला कि कोई करके चला गया हल्का सा, वो हमारा एक इन हाउस टीम है, कहीं से गिर गया, टूट गया, सेफ्टी के लिए हम उसको वहाँ रिपेयर करा दिया, छोड़ दिया। बट उस जो कैपिटल पूरा तरीके से होना है, उसके लिए हमें एक कॉर्पस क्रिएट करना पड़ेगा, फंड क्रिएट करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा लोगों से, प्रॉपर जीबीएम में अप्रूवल लेना पड़ेगा उस चीज़। इस साल अगर आप देखेंगे तो हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा, मतलब मेरा तो यही रहेगा कि मैं इस सोसाइटी को पेंट और प्लास्टर करा के एक नया लुक दे दें, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जितनी सोसाइटी हैं आप अगर देखेंगे वो ऑलमोस्ट सबका पेंट और प्लास्टर हो चुका है। हमसे जो खराब सोसाइटी थी इन टर्म्स ऑफ लुक वाइज अगर आप देखेंगे, आप देखिए आम्रपाली जोडिक भी क्या लगती है पेंट होने के बाद, तो हमारी सोसाइटी सिर्फ रह गई है। और इसमें एक कमी जो मुझे नजर आई वो ये थी कि हर सोसाइटी जो भी बिल्डर कभी हैंड ओवर करता है वो पेंट और प्लास्टर करा के देता है। अच्छा। हमारी एओए ने, पुरानी एओए ने ये चीज़ उनको डिमांड नहीं करी। क्यों क्लोज कर दिया ये मैटर मुझे नहीं पता। ये तो बिल्डर को बोला जाता है आप अगर सोसाइटी को हैंड ओवर कर रहे हैं, हमें नया पेंट और प्लास्टर करके दीजिए बॉस। सिंपल से इट्स अ कैपिटल कॉस्ट, हम लोग भी अर्न नहीं करेंगे। बट वो दरकिनार करके इन्होंने हैंड ओवर ले लिया, अब वो कॉस्ट हमारे ऊपर आएगी। बट इस साल हमारा यही सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि पूरी सोसाइटी का एंटायर पेंट एंड प्लास्टर होगा, इंक्लूडिंग लॉबीज, लिफ्ट लॉबीज, फ्लोर्स, क्लब, बेसमेंट। इतनी भी बेसमेंट की हालत भी बहुत खराब है, आप देखें स्वागतम का मतलब फ्लोर पूरा खराब हुआ पड़ा है। तो वो पूरा पेंट और प्लास्टर कराने का हमारा प्लान है, जिसका बजट भी मुझे लगता है कि 5 से 10 करोड़ के बीच में जाएगा पूरी सोसाइटी का। और ये लंबा काम है, 1-1.5 साल का काम है। तो अगर हम लोग आते हैं दोबारा तो हम लोग इस चीज़ को 100% इस बार टेकअप करेंगे, क्योंकि बेसिक सारे इश्यूज हम लोगों ने लगभग सॉल्व कर दिए हैं, चाहे डीजी हो, पानी हो, बिजली हो, वो सब सॉल्व हो चुका है। तो अब बस पेंट और प्लास्टर का एक काम है, वो हमें इस बार प्लानिंग में है करना है, पर उसके लिए एक फंड क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि पहली चीज़ तो चलो ठीक है, उन्होंने गलती करी जिन्होंने सोसाइटी का हैंड ओवर लिया था, उनकी गलती बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछली डिस्कशन में मुझे याद है उनकी और बहुत सारी गलतियाँ थी जिसको कोई लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इलॉजिकली ज़रूर आप कर सकते हो कि somebody out of those people who were trying to get it back from the builder, they got paid personally, शायद पैसे मिले। वही एक इकलौता एक्सप्लेनेशन लॉजिकल लगता है कि अदरवाइज कोई क्यों नहीं करेगा ये चीज़ें। या तो वो नेग्लिजेंस है, बिल्कुल कंप्लीट इग्नोरेंस है। अगर वो नहीं है तो somebody got paid out of that, ऐसा लगता है। आई एम नॉट श्योर कि क्या हुआ होगा। लेकिन सवाल वही है बार बार कि लोग जो ये बार बार इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, एक दूसरे से बिटरली फाइट करते हैं, पर्सनल हो जाते हैं। जी, कुछ तो पैसा है इसमें, तभी तो ऐसा करते हैं, कोई तो कारण होगा। देखिए मैंने पिछली बार भी आपको सिंपल कैलकुलेशन बताई थी कि हमारे पास मोटा मोटा 50-60 लाख रुपए इकट्ठा होकर महीने का आता है, जिसमें से हम लोग 40-50 लाख रुपए का पेमेंट कर देते हैं एफएमसी का, और बाकी 8-10 लाख रुपए हम लोग रखते हैं रिपेयर मेंटेनेंस का। अब ये तो जो लोग आना चाहते हैं वो किस तरह का पैसा इसमें से कमाना चाहते हैं वो उनकी सोच के ऊपर है सर। मेरे को नहीं लगता कि आजकल की मतलब लेवल पे आकर किसी के लिए भी 10-20-50 हज़ार रुपये इतने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि वो अपनी छवि खराब करेगा। पिछले साल भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जनता, ये लोग घर घर गए थे कि ये लोग चोर हैं, ये लोग ये हैं, फाइल लेके गए, ये लोग, लेकिन जनता ने सब नकार दिया था। अल्टीमेटली जनता को ये तो समझ में आ ही रहा है ना कि कौन काम कर सकता है, कौन नहीं काम कर सकता। वाई वुड समबडी इन्वेस्ट हिज 10 to 12 hours इन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी?
अगर उसे कुछ नहीं मिलेगा तो। हम्म। दो तो ये रीज़न है सवाल तो उसके। आप पे भी लग जाए। हाँ, तो मैं उसी जी पे आ रहा हूँ। हाँ। 2 रीज़न है उसके सर। हम्म, एक, या तो बंदा बिल्कुल वेल सेटल्ड होगा, जिसका काम करने का इच्छा होगा, पॉलिटिक्स में जाने की इच्छा होगी, जिसका काम कर्मठ, मतलब जिसे बोलते हैं इंटरेस्ट ही यही होगा सोसाइटी का, वेलफेयर या फिर बाकी चीज़ें आप। या दूसरा होगा जिसके पास कोई काम नहीं होगा, हम्म, वो आना चाहेगा इसके अंदर। मैं अपने आप को लेके चलता हूँ, मेरा शुरू से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं और भी जगह कई जगह इन्वॉल्व हूँ चीज़ों को लेकर। हम्म। जहाँ तक पैसे कमाने की बात रही, मैंने सिंपल कैलकुलेशन बता दिया आपको, कोई चोरी करेगा तो भैया 5 या 10 या 50 करोड़ की करेगा, कोई 4-5 लाख या 50,000 की चोरी यहाँ नहीं करेगा। और जो करना चाहते हैं आके, वो देखना चाहते हैं, तो पिछली बार भी हमारे साथ नए लोग थे हम्म। और वो खूब इन्वॉल्व थे, उससे पिछले भी नए लोग थे, वो भी इन्वॉल्व थे। तो ऐसा कभी आप देखें ना, हमारे साथ सीनियर सिटीजन भी रहे हैं हमारी टीम के अंदर, पिछले से पिछली बार 3 नए सीनियर सिटीजन थे, फुल इन्वॉल्व थे, किसी का रिजाइन नहीं हुआ, पूरा बोर्ड साथ में थे। तो वो आज हमारे साथ में क्यों लगे हुए हैं आज तक? चलिए, बिना नाम लिए मैं बोलता हूँ कि नाम लेना उचित नहीं है। बिना नाम लिए वो लोग भी जो आपके साथ थे, आपके साथ इलेक्शन लड़े, उसमें से 1-2 लोग भी आपके साथ थोड़े से बिटर हो गए, ऐसा क्यों है? नहीं सर, एक ही आदमी है हम्म, जो मुझे लगता है जिसकी आप बात कर रहे हैं, बाकी तो नहीं है कोई भी। हाँ। पूरी टीम हमारी इंटैक्ट है। देखिए, मीनाक्षी, लेकिन गौतम क्यों? शर्मा, ऋषि पुरवार, जय मेघानी, ठीक है, ये 8 वो सारे कुछ पे नाम तो बता आप ये दूंगा अभी आरोप मैं। लगते हैं आपकी गैंग है आप लोगों की, वो मतलब आप लोग मिल के लूट रहे हैं अकॉर्डिंग नहीं, चलिए विपक्ष चलिए वाले। इनको साइड कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू विपक्ष वाले सब मिले हुए हैं, सबके सब मिल के लूट रहे हो आप लोग, है ना? इनको अगर साइड कर देते हैं कि हमारे साथ अगर आप देखेंगे फर्स्ट टर्म में 3 नए लोग आए थे। उमेश अंकल भी थे, डॉक्टर राजकुमार भी थे, जी जी। और सुरजीत यादव भी थे, है ना? वो तो कहीं ना कहीं से हमारा गैंग नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। वो भी हमारे साथ चले पूरी साल तक, पूरा इन्वॉल्व रहे हर चीज़ के अंदर, ऐसा नहीं है। एक बार ये भी हुआ था, हमने जब एफएमसी चेंज करी गई थी तो बोला गया था कि सीनियर सिटीजन को इन्होंने नहीं लिया साथ में अपने, और चेंज कर दिया, जबकि उन दोनों ने लिखा ग्रुप के अंदर कि नहीं, मैं और राजकुमार जी और हम लोग प्रेजेंट है और हमने ओके किया ये प्रपोजल, हम साइड विजिट पे भी गए थे। तो वो भी हमारे साथ थे। दूसरी साल अगर आप देखेंगे तो फिर 4 नए लोग आए, वो भी पूरे साल रहे हमारे साथ में। जी। तो गैंग, अब ऐसे तो सर मेरे अगर जितने सपोर्टर्स हैं वो अभी भी इंटैक्ट है, मुझे नहीं लगता कोई मुझसे इतना नाराज़ है। हाँ, मुझे अगर 300 वोट पड़े होंगे तो ठीक है, 10-20 लोग, 25 लोग तो नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन मुझे आज तक ऐसा नहीं लगता। मेरी लोगों से बात होती है, इनफैक्ट मुझे आने के लिए अभी भी लोग प्रोत्साहित करते हैं। बीच में हमारा ये प्लान था कि हम लोग इस बार ड्रॉप करेंगे और नई टीम को आने देंगे, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, लिफ्ट आप चेंज करा के जाइए, क्योंकि लिफ्ट एक ऐसी चीज़ है, दूसरी टीम आएगी, वो समझेगी, उसको टाइम लगेगा, और लिफ्ट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग थिंग। तो स्वागतम की लिफ्ट हमें चेंज करानी है, पेंट और प्लास्टर कराना है, तो लोग ही हमें मोटिवेट कर रहे हैं आने के लिए। ना ऋषि को मन है, ना गौतम जी का मन है, ना मेरा आने का मन है, क्योंकि हमारा मन भर गया है। सच बताएं तो हम 3 साल पोजीशन पे, 4 साल रहने के बाद अब हमारा मन नहीं है कि हम लोग वो, मतलब लोग कहते हैं पावर एंजॉय करना चाहते हैं, करना, वो हो गया सर। मतलब हम लोगों ने एंजॉय भी कर लिया और हम लोग उससे ऊपर भी उठ चुके हैं काफ़ी। सोसाइटी में पावर एंजॉय का मतलब क्या होता है, वो लोगों को बताइए? लगता है पावर एंजॉय मुझे का ऐसा मतलब लगता ये है है, कि लोग, मुझे ऐसा लगता है गार्ड आपको सैल्यूट मार रहा है हाँ hypothetically। ये तो सर तो आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। तो गार्ड से आप प्यार से बात करो, वैसे ही सैल्यूट मारता है, उसको आप जरूरत ही नहीं मैं है। आपको आपको उसे अध्यक्ष नहीं हो तब भी सैल्यूट तब भी करता है करेगा, वो। सैल्यूट करेगा। प्यार से बात करनी है आपको, हाँ, उससे और कुछ हाँ। नहीं करना है। अब जैसे सर मैं पहले प्रेसिडेंट नहीं भी था, तब भी मेरी दोस्ती एल्डिको के साथ, बिल्डर के साथ, और मेंटेनेंस में गार्ड सब बहुत अच्छी थी। वो लोग आज भी उतनी इज्जत करते हैं, पहले भी उतनी इज्जत करते हैं। और देखिए, जब मैं हट जाऊंगा ना, तब भी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे उनसे संबंध वैसे ही रहेंगे जैसे आज है वैसे कल हैं। ऐसा नहीं है। लोगों को लगता है पावर एंजॉय कर रहे हैं, ऐसी कौन सी पावर है, मुझे समझ में तो नहीं आता आज तक। दूसरा, मैं तो ये चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकल के तो आएँ घर से, लोग अपना टाइम दें, इन्वेस्ट करें सोसाइटी के लिए, लेकिन उनको पूरी साल लोगों से कनेक्ट रहना पड़ेगा। सोसाइटी, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप भी रेजिडेंट हैं, आपने कभी ये महसूस किया कि निखिल सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही मुझसे बात करते हैं? नहीं, मैं ऐसा तो होल ईयर आपसे कनेक्टेड जी रहता जी हूँ, बिल्कुल। बाकी लोगों से भी कनेक्टेड रहता हूँ। तो लोगों को यही सोचना पड़ेगा जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, कि आप पूरी साल लोगों से कनेक्टेड रहिए, तभी आप सोच पाएंगे कि लोग आपको वोट करें। नहीं, इस पे तो मैं आपको प्रेज करूंगा कि इट्स एब्सोल्युटली ट्रू कि यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर अवेलेबल, लाइक 95% ऑफ टाइम यू आर अवेलेबल, ठीक है। 5% तो मतलब ठीक है, सबको मिलना चाहिए समय पर्सनल लाइफ के लिए, पर 95%। और प्रॉब्लम ये है कि जब आपको कॉल किया जाता है तो उसका सोल्यूशन निकल जाता है, वो सबसे बड़ी बात है। कई बार होता है ना कि, पता नहीं लास्ट टाइम में कहानी सुनाई थी नहीं सुनाई थी, एक बार एक जंगल में बहुत बड़ा इलेक्शन हुआ, तो उसमें बंदर भी खड़ा हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि बंदर ने बोला कि मैं जो है ऐसे नहीं होगा, शेर जो है ऐसे किसी को उठा के नहीं ले जाएगा, मैं बचाव करूंगा सबका। तो सबने, भाई जनसंख्या बल जहाँ होता है वो पीएम बना देता है, बंदर जी पीएम बन गए। अगले दिन फिर शेर उठाओ, मेमना उठा लेगा किसी को, हिरण का, तो हिरनी भाग भाग के पहुंची कि बंदर साहब जो है मेरा मेमना उठा ले गया। तो बंदर एक पेड़ दूसरे पेड़ पे लगा कूदने जोर जोर से, ठीक है। तो उसने बोला कि कूद क्यों रहा हो, चलो बच्चे को बचाओ। तो कहता देखिए जी बहन जी, बच्चा बच्चे ना बच्चे, मेरे एफर्ट्स में कमी हो तो बताओ। समझ रहे हो ना? तो 2 अंतर है। जी, एक होता है मैंने कॉल किया किसी को और सोल्यूशन नहीं मिला, वो बहुत केयरिंग था, बहुत ध्यान भी रखता था, उसने बहुत प्यार से बात करी, सोल्यूशन घंटा नहीं मिला मेरे को। दूसरा है कि मैंने कॉल किया, बंदे ने 1 सेकंड लगा, हाँ जी अच्छा ठीक है मैं करवाता हूँ, और वो हो गया। दैट इज बेटर देन कि कोई बंदा बोले कि जी सर आप तो मेरे लिए, आप मेरे सर आंखों पे हैं सर, आप तो महान है सर। दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट यू, दैट यू गेट द रिजल्ट्स डन
मैं कम से कम मैं ठीक, आई एम हैप्पी विद यू, ठीक है, आई डोंट नो अबाउट बाकी लोगों का, बट कम से कम मैं खुश हूँ आपके साथ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको काला तीत बुलाने में मुझे कोई शर्म आएगी, ठीक है ना। एक बार आपका बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि 5-5 का टाई हो गया था, इस बार हुआ तो क्या करेंगे आप? नहीं देखिए, हुआ तो इस बार तो वैसे भी चुनाव जो करा रहे हैं वो डीआर ऑफिस से हो रहा है, अच्छा। तो उनका सिंपल सा बिल्कुल क्लियर एजेंडा होता है कि वो बोर्ड बना के जाते हैं अपना। अच्छा। जिस दिन वोटिंग होती है, अगर 5-5 भी हुआ तो वो कोई ना कोई फॉर्मूला निकालेंगे, हम्म। एग्री कराएंगे। पहले ही शायद लोगों से लिखवा लिया जाएगा जितने भी कैंडिडेट है, जो मुझे लगता है कि भैया अगर ऐसा होता है तो आई विल बी द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है इस बार क्लियर मैंडेट होगा, या तो अपोजिशन के पास जाएगा या हमारे पास आएगा। मैं ये नहीं कहता हमारे पास ही जाएगा, लेकिन लोग एक साल ये देख चुके हैं कि बहुत नुकसान हुआ सोसाइटी को, और ये होना भी चाहिए। मतलब किसी भी, मैं ये नहीं कहता आप मुझे वोट दो, मैं आज भी कहता हूँ कि किसी भी टीम को आप वोट दो, मेरी टीम को दो या उनकी टीम को दो, लेकिन क्लियर मैंडेट, ताकि फ्री हैंड से काम होना चाहिए। कम से कम 6 लोग तो कम चाहिए। से कम 6 लोग तो होने चाहिए, और मुझे लगता है कि इस बार जनता वन साइडेड मैंडेट ही देगी, जिसको भी देगी। एक बहुत बड़ा जो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ईवी कार्स का बड़ा चल रहा है, कि ईवी कार्स होती हैं, ईवी कार्स होती हैं। मैंने देखा लोगों ने अपने इंडिविजुअल लगवा रखे हैं ईवी चार्जिंग स्टेशन जी। तो सोसाइटी एज अ होल, कभी सोचा आप लोगों ने कि अगर आप अध्यक्ष बन जाते हैं इस बार, तो आपका प्लान है ऐसा कुछ कि ईवी चार्जिंग स्टेशन बना देते हैं, ये एज सोसाइटी, जिसमें कम से कम कॉस्ट में कोई बंदा आए अपना चार्ज करे निकल जाए, ऐसा कुछ? पता नहीं, या तो ये भी हमारी कमी है शायद, आप लोगों को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं हुआ। 2 साल पहले हम ईवी स्टेशन एक लगा चुके हैं आमंत्रण के अंदर, आई हैव नो आइडिया। एंड लॉट ऑफ पीपल आर चार्जिंग। किस जगह पे है? मेंटेनेंस ऑफिस के बिल्कुल बाहर है, अच्छा। एंड कॉमन एरिया के अंदर लगा हुआ है, हम्म। एंड वी वर द फर्स्ट सोसाइटी उस टाइम पे। बेसमेंट में? बेसमेंट में, बेसमेंट बेसमेंट। अच्छा। एंड उस टाइम पे भी वी वर द फर्स्ट सोसाइटी जिन्होंने ये स्टेप लिया था। 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट 3 इयर्स हो चुके हैं। और हम लोगों ने कॉमन एरिया में कॉमन लोगों के लिए लगाया था ये ईवी चार्जिंग के लिए मशीन, और काफ़ी अच्छी चल रही है। फ्यूचर में हमारा प्लान है कि इसको कम से कम 2 से 3 जगह और लगाया जाए। अब सोचिए, मुझे पता नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, इसमें भी हमारी कमी है क्योंकि हम ज़्यादातर कम्युनिकेट नहीं कर पाए ये चीज़, बट काफ़ी लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं और फुल रहता है हमेशा। और सोलर पैनल्स का क्या प्लान है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने ये ऑलरेडी ग्रुप में भी लिखा था एक बार, तो 1-2 लोगों ने समर्थन भी किया था कि भाई अगर हम, जैसे अभी तो अल्ट्रा एडवांस आ गए हैं सोलर पैनल्स जो जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा कोई प्लान है कि भाई जो छतें खाली पड़ी हैं, तीन बिल्डिंगें छोड़ देंगे तो बाकी छतें तो कॉमन ही है, क्योंकि किसी को बेची नहीं गई वो छतें, केवल S1 S2 S3 की बेची गई। तो उनमें कैसे होगा कि ताकि वो अगर यूज़ किया जा सके उनको, कि भैया वहाँ पे लग गए सोलर पैनल्स, तो मुझे ऐसा लगता है कॉमन एरिया का बिजली तो अंदर ही अंदर बन जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है। मुझे नहीं पता कि शायद आपको ये चीज़ पता है कि हर टावर के ऊपर एल्डिको ने सोलर पैनल्स लगा के दिए थे, पहले से ही दे रखे हैं। पहले से दिए होते। अच्छा। लेकिन वो बिजली प्रोड्यूस करने के लिए नहीं थे, बट क्या था कि ऊपर से कुछ फ्लोर्स के लिए वो गर्म पानी आ सके किचन के अंदर, उसके लिए वो यूटिलाइज थे। बट वो जब गए यहाँ से तो बहुत ही बुरी स्थिति में वो छोड़ के गए थे, तब डैमेज थे, टूट गए थे। बट श्योरली फ्यूचर में अगर ऐसा होता है तो हम लोग इस चीज़ को ज़रूर मतलब चाहेंगे करना। मैं चाहता हूँ कि जो बहुत सारे फंड्स हमारे पास पड़े हैं, व्हाई डोंट वी जस्ट ब्लडी बर्न देम एंड मेक इट अ ब्यूटीफुल सोसाइटी एंड देन आस्क पीपल टू पे फॉर इट अगेन। So that's what where लाइक I मेरा मतलब also भाई सोलर पैनल भी लगवा दो, सोसाइटी पेंट करवा दो और पैसे ले लो। मतलब मुझे नहीं लगता कि लोग इतने पुअर हैं कि 10,000 रुपये ना दे पाएं। बिल्कुल, मुझे ऐसा नहीं लगता कि 10,000 रुपये दे सकते हैं एक बार में वो। सर मोटा मोटा ना 4-5 करोड़ रुपए हमारे पास अभी है, ठीक है। सोसाइटी की हालत ख़राब होती जा रही है। मुझे अगर क्लियर मैंडेट मिला होता इस बार, तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ मैं क्या करता। मैं स्वागतम की कम से कम एक लिफ्ट 100% चेंज करा देता। ये मेरे मैनिफेस्टो में था, और मैंने एल्डिको से बात करके कोड्स एवरीथिंग ओके करा रखा है। हम अगर लिफ्ट खरीदेंगे तो हमें महंगी पड़ेगी, बट अगर एज अ बिल्डर वो खरीदेंगे, क्योंकि अपने बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए भी लोग लेते हैं, तो प्राइस में बहुत डिफरेंस है प्राइस में। तो मेरे को लगता है कि अगर पैसा है आपके पास तो आप लाइफ रिस्क क्यों, वाई? रहने को हम 3-4 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट में रह रहे हैं, और आप लिफ्ट की हालत देखिए कितनी ख़राब है हमारी। लेकिन जब हमने लास्ट टाइम कोशिश की इसको करने की, तो यही लोग जो ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं है और अकाउंट्स दिखाइए, इन्होंने बोला कि विंडो शॉपिंग करना चाहते हैं आप, और आप पैसा खाना चाहते हैं, इसलिए लिफ्ट में कोई कमी नहीं है, आप लिफ्ट अभी यही चलने दीजिए। तो इस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा, और फिर भी लोगों ने उनको वोट किया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि लिफ्ट हमारी बहुत बढ़िया है, चलनी चाहिए अभी। तो हम लोगों ने फिर अभी चीज़ को, रिसेंटली एमपी में किसी बेटी और बाप को चोट लग गई थी क्योंकि लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे गई थी। हाँ, मैं उस इंसिडेंट को भी आपको एलैबोरेट करूँगा। एमपी में एक टावर के अंदर लिफ्ट जर्क एकदम तेज़ी से आया और उसके ब्रैकेट्स लूज़ हो गए थे। जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो हमें पता लगा कि लिफ्ट के ब्रैकेट्स हमेशा कंक्रीट पे ही बांधे जाते हैं, मतलब कसे जाते हैं। वहाँ ब्रिक वॉल है, अच्छा। वहाँ ब्रिक वॉल है, एंड एल्डिको चुपचाप से
अपना निकल लिया, डिज़ाइन गैप है ये। अच्छा, जिनके घर में ये हादसा हुआ था इनके फादर को, वो भी एक रियल एस्टेट फर्म में काम करते हैं। जब उनका फ़ोन आया तो मैंने जब उनको बताया तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि आपने इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन भी करा लिया कि ये हादसा क्यों हुआ है, और मैं खुद रियल एस्टेट कंपनी में काम करता हूँ। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको आप शट डाउन कराइए और इसको कंक्रीट स्लैब डलवाइए इसके अंदर। तो इमीडिएटली मैंने मेंटेनेंस को बोला कि आप ओईएम को बुलाइए। वो आई थिंक 10-12 दिन लिफ्ट बंद रही है, पूरा प्लास्टर उसका हुआ है। MP3 में एक फ्लैट मेरा भी है। अच्छा, आपका भी है। पूरा इसका नया प्लास्टर किया गया है, कंक्रीट स्लैब डाली गई है, उस स्लैब पे अब ब्रैकेट फिक्स किया गया है और उसकी रिपोर्ट हमारे पास में है, नाउ सेफ टू यूज़। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, मतलब मुझे लगता है कि अगर हम अगेन फिर बोलेंगे तो वही बात आ जाएगी, मतलब एक टेक्निकल एजेंसी अगर हायर करते हैं हम लोग हैंडओवर लेने से पहले कुछ, कि ये सब चीज़ें चेक होती हैं और थोड़ा सा प्रेशर बनाया जाता है बिल्डर के ऊपर, बिकॉज ये तो बहुत ही बड़ी नेग्लिजेंस है। आप सोचिए, आप ब्रिक वॉल पे ब्रैकेट्स को कस के और निकल गए लिफ्ट चलाते हुए, वो जब भी लूज होंगे वो जर्क हो जाता है लिफ्ट के अंदर आके। बीच में एक लिफ्ट में और कंप्लेन आ रही है कि आवाज़ आती है और ये आती है, उसको भी हमने चेक कराया, उसमें भी वही प्रॉब्लम निकला सेम। नहीं, आवाज़ आना तो हमारे यहाँ तो स्वागतम में बहुत नहीं, बड़ा आपके यहाँ तो issue सब स्लैब पर लगे हुए हैं, एमपी में ही ये प्रॉब्लम है। तो मुझे बताइए कि आप जो है आपके अधिकार सीमित थे, पर कोई ऐसा हो सकता है कि कोई वाइट पेपर लाया जाए कि भाई ये हमने करवाया है? इस तरह से होता है सोसाइटीज़ में, जैसे सरकारों में होता है कि भाई जो लास्ट वाले थे ये करके गए थे भाई साहब, ये रहा मेरा वाइट पेपर, जो हमारे सीए हैं या जो सीएजी जो है भारत का, वाइट पेपर ला के दे के चला जाता है कि भाई ये हुआ ये नहीं हुआ, जनता को क्लियर होना चाहिए। इस तरह कोई प्लान है आपका कि भाई सब कुछ एक ट्रांसपेरेंटली सबके सामने रख दिया जाए? नहीं, देखिए, हमने जो चीज़ की है वो तो सब सामने ही है आप लोगों के, मतलब मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। मेरा सवाल ये है कि कैन यू ऑल पुट एवरीथिंग व्हिच यू हैव डन एंड नॉट डन, कि भाई ये मेरे पास अगर होता तो मैं करवा देता, ये होता तो मैं करवा देता, ये मेरा ये रहा वो क्या रिपोर्ट कार्ड। यस, डेफिनेटली वो हम इलेक्शन में जारी करेंगे अपना। देखिए, इस साल अगर आप देखेंगे तो हमारे पास पावर नहीं थी फंड खर्च करने की, सीमित, लेकिन फिर भी गंगा जल लाइन हमने सबसे बड़ा काम कराया। वो जैसे वो ग्रिड लाइन हम लेके आए थे गवर्नमेंट के पैसे पे, हम लोग गंगा जल लाइन लेकर आए अपने सेक्टर, और इनफैक्ट एलडीको की वजह से पूरे सेक्टर को फायदा हो गया। हर सोसाइटी के अंदर गंगा जल लाइन है। अभी आप अगर टीडीएस की रिपोर्ट देखेंगे, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, रेजिडेंट ने ये भी कहा था कि अब इतना टीडीएस लो हो गया है पानी का कि हमें अपने आरओ सेट कराने पड़ेंगे, कि लो लेवल भी खतरनाक है। अच्छा, अब डायरेक्ट गंगा वाटर, आप जिस पानी से आप नहा रहे हैं वो गंगा जल है। अच्छा, नाउ इट इज कमिंग टू आवर सोसाइटी। तो इस साल अगर आप देखेंगे तो ये सबसे बड़ा काम हम लोगों ने किया, गंगा जल डायरेक्ट लाइन लाके। जो हमारे सिस्टम लगे थे जमीन से पानी निकालने वाला, वो चल रहे हैं या वो बंद हो गए? नहीं, वो तो सर सील है, वो तो टोटली सरकार के आदेश पे सील हुए हैं? नहीं, बिल्डर यहाँ से जब गया तो वो सील करा के गया था। क्यों सील? ग्राउंड वाटर इज नॉट अलाउड इन एनी, मतलब इन होल नोएडा आप यूज ही नहीं कर सकते। अच्छा, ग्राउंड वाटर आप अलाउ नहीं है सरकार की तरफ से? मतलब आप नहीं कर सकते कोई भी बोरवेल नया, बट अथॉरिटीज तो है ऑथराइज वो कर सकती है। जैसे मैं कह रहा था कि सोसाइटी भी नहीं कर सकती? नहीं, पहले से खुदा है तब भी नहीं? नहीं, हमारे यहाँ है, वो सील हो चुकी है। अच्छा, हाँ, दैट इज द रीजन हमें पानी की कभी कमी होती है तो टैंकर्स मंगाने पड़ते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरह 2013 में जब मैं आया हूँ तो पानी खा रहा था, तो मैंने पूछा तो पता चला ये पानी नीचे जमीन से आता है इसलिए खा रहा है ये पानी। एब्सोल्युटली। तो वो कैसे यूज कर पा रहे थे, बिल्डर कैसे यूज कर पाया था? हमारे समय क्यों उस टाइम पे ये पॉलिसी नहीं थी, बाद में ये पॉलिसी आई है नोएडा अथॉरिटी की कि आप नया बोरवेल नहीं करा सकते, प्लस जो पुराना बोरवेल है वो सील होगा, क्योंकि पानी का कंजप्शन और पानी का लेवल बहुत डाउन होता जा रहा है नोएडा के अंदर। वो तो इन्होंने डाउन करा ना, अथॉरिटी जिन कामों के लिए हमको ब्लेम करती है। हाँ, डेफिनेटली। और अभी भी जो हमें सप्लाई हो रहा था पानी, अथॉरिटी जो पानी दे रही थी वो भी सिर्फ ग्राउंड वाटर ही है, बोरवेल का पानी दे रहे थे। जब टीडीएस का बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, इतना हाई टीडीएस क्यों है, हम इतना पैसा पे करते हैं आपको पानी का, तब जाके ये टेंडर करवाया हमने गंगा जल। मीनाक्षी का बहुत बड़ा एफर्ट है उसके अंदर। अच्छा। और प्रेशराइज करके हम लोगों ने वो टेंडर बनवाया और पूरे सेक्टर को फायदा हुआ। आप देखेंगे काफी टाइम वो लाइन चल रही थी पाइप्स की डालने वाली सेक्टर के अंदर, तो अब जाके हमारे पास एकदम गंगा वाटर आता है साफ बढ़िया, जिसका टीडीएस 150 से 200 रहता है। टीडीएस रिपोर्ट भी पिछली वीक भेजी थी हम लोगों ने। हमारे पास हमारे शो पे आते हैं रामवीर तंवर जी, ये ग्रेटर नोएडा में एक गांव है डेढ़ा, वहाँ से हैं वो। तो वो बता रहे थे कि जब नई नई सोसाइटी नोएडा में बनना शुरू हुई थी तो पानी जो है वो 7 फीट पे आ जाता था। सोसाइटियाँ जब बन रही थी, जब काम शुरू हो रहा था, नोएडा को नोएडा बनाने का प्रोसेस चालू हुआ, तो बिल्डर्स ने क्या किया, वो बड़ी बड़ी पाइपें लगा के उन्होंने पानी यमुना में फिकवाया था। कह रहे थे कि बड़ी बड़ी पाइपें लगती थी क्योंकि इतना पानी था जमीन के नीचे कि पाइपें लगा के पानी फिकवाते थे यमुना में, क्योंकि बेसमेंट बनाना एग्जीबिशन करने के लिए। हाँ, बेसमेंट के लिए पाइपें लगा के पानी फिकवाते थे, पानी निकलता रहता वही पानी के लिए हम तरस रहे हैं। तो बता रहे थे 2002 की बात कर रहे थे कि ऐसे पानी लगा के वो पाइपें लगा यमुना में फिकवाई उन्होंने पानी को। ठीक है, अथॉरिटी की बात मत करिए, अथॉरिटी कितने ज़्यादा खून से हाथ रंगे अथॉरिटी की, अगर आप बोलेंगे मुझे तो हम सीरियस नोट। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सारा ग्राउंड वाटर सप्लाई करते थे हमें वो पहले भी। कई लोग, आपका जो ये फ़ोन उठाने की आदत है और बार बार जो लोगों के लिए खड़े होने की आदत है, तो उसको तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, पर वो बार बार वन मैन शो की बात करते हैं कि अकेले ही आप करते रहते हो। तो अगर आपके टीम का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना रहे हैं या फिर बाद में?
इसके अंदर जनता डिसाइड करेगी। जैसे हम लोग अगर 10 जीत के आते हैं, जो भी मेंबर्स जीत के आते हैं, तो हमारे अंदर ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जिसको, देखिए मेरे को तो नहीं बनना इस बार, मैं वैसे ही आपको क्लियर कर रहा हूँ कैमरे पे, मैं बन सकता हूँ, आई एम लीगली आई एम एलिजिबल टू बिकम अ प्रेसिडेंट अगेन, बट मैं चाहता हूँ इस बार कोई नया चेहरा सामने आए जिसको हम पीछे से सपोर्ट कर सकें, सो दैट नेक्स्ट ईयर के लिए एक हमारे पास कुछ लोग हों जो काम कर सकें आगे जाके, क्योंकि आप एक आदमी पर डिपेंडेंट ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं। मेरे भी अपने काम है, मेरा भी अपना बिजनेस है, बाकी चीज़ें भी हैं, इसीलिए मैं आ रहा हूँ कि दूसरे आदमी को मैं कंफर्टेबल कर सकूँ और एक दूसरा चेहरा हम लोग सामने लेके आ सकें। और डेफिनेटली हमारी स्ट्रेटजी भी इस बार यही है कि हम चारों जो पोजीशन है, की पोजीशन है, उसमें नए लोगों को मौका देंगे और पीछे से हैंड होल्डिंग के लिए उनके साथ में रहेंगे। आपने कुछ वेंडिंग मशीन्स लगवाए थे, जी। दैट्स अ बिग फेल्ड एक्सपेरिमेंट। यस। तो फेल क्यों हुआ एक्सपेरिमेंट आपका वो? और आपने एक रेस्टोरेंट बनाने की भी कोशिश की तो वो भी बहुत बुरी तरह फेल हुआ। जी जी। क्यों फेल हुआ मैं एक्सपेरिमेंट बताता हूँ आपको, देखिए जिस कंपनी की वेंडिंग मशीन जो हमारे पास में आया था बंदा ट्रायल पर लगाने के लिए, उसको हमने अलाउ किया कि आप ठीक है कर, आप हमसे कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रेसिडेंट्स की वेलफेयर के लिए आप लगाओ। बट उस बंदे को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, क्योंकि वो सोसाइटी के अंदर जिसे बोलते हैं ना, सेल्स हो नहीं पाई उसकी। उसकी वेंडिंग, कुछ कमियां उस वेंडिंग मशीन की भी थी, कुछ लोगों की भी थी, मतलब सेल्स भी नहीं होती थी, प्लस उसकी वेंडिंग मशीन कुछ टाइम खराब भी होती थी, तो वो मॉडल सोसाइटी में ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। वो मशीन भी हमारे पास ऐसी पड़ी हुई है, मतलब वो बंदा अभी लेके नहीं गया अपनी मशीन। दूसरा, रेस्टोरेंट का हमारे ही एक रेजिडेंट है जिन्होंने स्टार्ट किया था रेस्टोरेंट, और हमारी फ्लैट ओनर यहीं रहते हैं, सोसाइटी के अंदर रहते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने शुरुआत में काम किया। बट अगेन सर, वही बिजनेस मॉडल इन हाउस सोसाइटी में मतलब नहीं चल पाया। वो लोगों को लगता है कि जब हमें कुछ खाना ही है तो थोड़ा बाहर निकल के चले जाएंगे, बाहर जाके खा लेंगे, क्यों अंदर। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ फेल हुई और वो विड्रॉ कर लेगी। बट हाँ, अभी कुछ रेसिडेंट्स ने मेरे को बोला है एक अच्छा रेस्टोरेंट क्लब बनाने के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा। बेसमेंट, क्लब 2 के नीचे एक बेसमेंट है, बहुत बड़ा हॉल है हमारे पास, अच्छा बिल्कुल जैसा बैंक्वेट हमारे पास क्लब 1 में है। अच्छा। तो कुछ मेरी प्लानिंग है कि मैं किसी के साथ टाई अप करके वो क्लब टाइप वहाँ पे हम लोग कर सकें। क्लब टाइम मतलब क्या? मतलब अगर आपने देखा होगा, बहुत सारी सोसाइटीज़ में एक रेस्टोरेंट होता है अंदर, और उसके अंदर सब्सिडाइज रेट्स पे वो खाना सप्लाई करते हैं। जी। तो इस टाइप का कुछ टाई अप करने का मैं सोचूंगा, जो मेरा प्लान है, क्योंकि मेरा भी एक इंटरेस्ट है उसके अंदर, मेरे को लगता है कि हाँ सोसाइटी में होना चाहिए। तो इस वाले टेन्योर में मेरा वो प्लान है कि एक बार फिर से ट्राई मारूंगा एक रेस्टोरेंट का मैं, क्योंकि उसमें मेन कोर्स की शायद मिसिंग थी, जो पहले रेस्टोरेंट था वो स्नैक्स और वो चीज़ थी। तो मुझे लगता है कि अगर मेन कोर्स वाला कुछ अगर होगा यहाँ पर, तो शायद वो क्लिक कर सके। मुझे लगता है ब्रांड शायद चल जाए, ब्रांड चलेगा बाहर। ब्रांड सर अंदर आने के लिए, क्योंकि इसका लिमिटेड ऑडियंस हो जाएगा, हम बाहर के लोगों को अलाउ नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। दैट्स अनदर प्रॉब्लम। मुझे भी याद है एक बहुत बड़ा कॉलेज है लखनऊ का, उन लोगों ने हमसे कहा था कि आप लोग हमारे यहाँ पे कुछ करिए, क्योंकि उसके वाइस जो चांसलर थे वो बहुत अच्छे जान पहचान थी, बट हमने मना कर दिया। हमने कहा आप बाहर से एंट्री करोगे नहीं किसी को, और ऐसे खाली कॉलेज से नहीं चल पाता, चल नहीं पाएगा। हाँ हाँ। आपकी जो 10 लोग जो चुने गए थे, 5-5 का जो डिवीजन था, बहुत गहरा हो गया था वो। पहले तो मैं आपको दोषी ठहराऊंगा इसके लिए कि सॉल्यूशन नहीं निकला, क्योंकि आप एक्स अध्यक्ष आप ही थे जी, भले ही कुछ भी इशू रहा हो XYZ जी, पर अगर आप मुझसे शास्त्रों के हिसाब से अकाउंटेबिलिटी का सवाल करूं तो लीडर तो हमेशा लीडर पे जाती है। यस यस। आप लीडर थे, आप जिम्मेदार थे कि नहीं बन पाया। पर मेरा सवाल ये है कि जो बाकी के 5 लोग थे, उनमें से किसी का नंबर भी नहीं है मेरे पास, ईमानदारी से बताऊं मैं, आई डोंट नो वो 5 लोग कौन थे। जैसे मुझे आपका नाम पता है, जय भाई का नाम पता है और ऋषि भाई का नाम पता है, बाकी आपके यहाँ 2 लोगों के नाम तक मुझे वो नहीं क्लियर है कि कौन है। एक हमारे सोसाइटी में रहते हैं अमित जायसवाल भाई, वो बहुत करवाते हैं काम, उनसे बोलो वो करवाते रहते हैं। बाकी 5 लोगों में नाम भी नहीं पता कौन है वो लोग, ठीक है। तो वो लोग, उन लोगों ने क्यों नहीं बढ़ चढ़ के हमको भी यकीन दिलवाया कि नहीं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? ऐसा क्या हुआ होगा उनके साथ में? सर देखिए, मुझे जो लगता है ना, मतलब उन लोगों का प्रॉब्लम एक ही था कि हमको जब पोजीशन मिलेगी हम काम तभी करेंगे। वो शुरू से लेके चल रहे थे कि हम प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर और ये सब बन जाएंगे तभी काम करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर वो साथ में मिलकर काम करते तो इस साल उनके पास भी मौका था कि वो जनता को बोलते हमने पूरी साल काम किया है, और डेडलॉक अगर नहीं हो पाया तो किसी को काम करने से तो कोई रोक नहीं सकता। और जहाँ तक बोर्ड बनाने की बात थी, तो डॉक्यूमेंटेड क्लियर ऑफर था कि आप 2 पोजीशन ले लीजिए, पर वो नहीं माने। नुकसान सोसाइटी का हुआ ही, मैं और मैं इसकी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ एज अ कार्यकारी अध्यक्ष और एज अ एक्स प्रेसिडेंट कि मैं बोर्ड नहीं बना पाया। बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपको अगर काम करना है तो पोजीशन का ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है। अब इस साल मैं क्लियर आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ कि अगर मैं जीत के आता हूँ तो मैं पोजीशन लेने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना मैं लूँगा। और जो पुराने लोग हैं वो भी शायद नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे सबसे मेरी बात हो चुकी है, वो सिर्फ अपनी हैंड होल्डिंग के लिए इसलिए आ रहे हैं कि देखिए नई टीम आएगी तो नई टीम को समझने में साल भर निकल जाएगा और पूरा साल हमारा अकेले दोबारा वेस्ट हो जाएगा। तो हमारा इस बार आने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही है कि हम लोग जो लोगों को लेके आ रहे हैं, और मैं बहुत अच्छे लोगों को साथ में लेके आ रहा हूँ, मैं आपको यही बता दूँ, इस बार सोसाइटी के अंदर जो लोग चुनाव लड़ने आ रहे हैं वो बहुत एक्सपीरियंस, पुराने सोसाइटी के रहने वाले, सुलझे हुए, मैच्योर चेहरे हैं सारे,
जिसको देख के जनता मतलब जनता को लगेगा कि हाँ ये लोग चुनाव लड़ेंगे तो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। बिकॉज मैं मानता हूँ कि जो चीज़ एक्सपीरियंस और सीनियर्स कर सकते हैं वो चीज़ यंगस्टर्स को थोड़ी सी मुश्किल होती है करने में। भागा दौड़ी वाला काम तो हम कर सकते हैं, बट टाइम है उनके पास सबसे बड़ी बात, जैसा चाहिए एओए के अंदर। तो मुझे लगता है कि जो 5 लोगों की आप बात कर रहे हैं, जनता को उनसे पूछना चाहिए कि हमने आपको वोट दिया है, आप कहाँ थे, आप क्यों नहीं आए? और अगर आप चलिए आपको पोजीशन नहीं मिला, आप इलेक्टेड मेंबर तो हैं, तो यू ऑलवेज कैन गो टू मेंटेनेंस एंड आप इनका काम कराइए, क्योंकि प्रॉब्लम है उनको साथ में लेके जाइए, ये तो आप कर ही सकते हैं ना। थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है सुशील जी। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि बॉस बनेंगे तभी काम करेंगे, तो बॉस आप तभी बनेंगे जब काम करेंगे। दोनों ही सेंटेंस आपस में सिंक हैं। तो ये लोगों को ये क्यों फील होता है कि जैसे बड़ा अजीब सा है कि जैसे मैंने आपका इंटरव्यू कर लिया या आपसे मेरी बात हो रही, तो अचानक से मैं आपका आदमी हो चुका हूँ, एज इफ यू आर लाइक पुराने जमाने का अमरीश पुरी या नाम द गुर्गा ऑफ योर्स वर्किंग फॉर यू। सोसाइटी है भाई, एवरीबडी इज अ ब्लडी इंडिविजुअल, कोई किसी का आदमी नहीं है यहाँ पे। लोग क्यों अज्यूम करके बैठ जाते हैं कि ये तो उसका आदमी है, ये तो उसका दोस्त है। तू जो 5 लोग हैं, जो लोगों ने जिनकी बात आपको नाम तक नहीं पता, उन 5 भाइयों का मुझे, यार तुम आपस में एक दूसरे के गुर्गे हो नहीं हो यार, तुम आपस में इंडिविजुअल्स हो। तुम आपस में एक दूसरे को बोलो यार देखिए तेरी बात समझ में नहीं आ रही, मैं नहीं कर रहा इसको। व्हाई वुड दे अज्यूम, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई नहीं आया कभी भी, कोई पहुंचा नहीं मेरे पास, तो मैं समझना चाहता हूँ क्यों नहीं पहुंचा कोई। व्हाई डिड दे अज्यूम कि मैं आपका आदमी हूँ, आपके साथ ही रहूंगा। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये क्या स्टुपिडिटी थी। देखिए सुशील जी, मुझे लगता है इन लोगों को लगता है जो आदमी सही बात करता है वो इनका आदमी है, मतलब उसका खुद का कोई लॉजिक नहीं है, उसको निखिल समझा देता है तो वो उनकी बात को हाँ में हाँ मिला देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हमारी सोसाइटी में मैं तो कैमरे पे यकीन दिलाता हूँ, मुझे कोई नहीं समझा सकता, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको। आप मेरा फोन उठाओ, आप जो मेरे लेजिटिमेट काम है आप करवा दो, मैं आपका और आपकी आदमी हूँ। हमारी बात भी तो 2-3 महीने में होती बिल्कुल होगी, होती एक है बार भाई, होती होगी। निखिल भाई एक काम था जरा एक देख लेते हैं। 2-3 महीने में हो पाती होगी एक बार, और वैसे वो भी भी नहीं जब हम मैं रोज आपको बैठते कॉल हैं। करता हूँ मुझे कई बार वो भी लगता है यार साला जब भी काम होता है मैं कॉल करता हूँ, अदरवाइज काम मैं कॉल नहीं करता हूँ। वो भी होता है फीलिंग कि यार काम पड़ने पे ही कॉल करता हूँ मैं आपको, बट इसका मतलब ये थोड़े हो भाई। ठीक है, I'm sorry, तो ये तो आप मतलब बहुत गलत है, बहुत गंदे गंदे वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं, मतलब पंटर्स हैं निखिल के, ये अंधभक्त हैं और चमचे हैं, और इनको 5-5 हज़ार के चेक बांटे गए हैं। मतलब इस तरह का छोटा हरकत, मतलब मैं पढ़ता हूँ व्हाट्सएप 5,000 पे। रुपए के लिए किसको फर्क पड़ेगा यार। जिन लोगों ने हमें वोट किया है हम सबको मतलब हमने 5-5 हज़ार के जो चेक दिए हैं, बताइए। देखो अगर बिहार चुनाव है, आप 10,000 रुपए दे दो, वोट मिल जाएंगे। जिस जहाँ पे एवरेज हाउस होल्ड इनकम साल की 26,000 रुपए है, 10,000 रुपए इज अ बिग अमाउंट। जहाँ पे एवरेज हाउस होल्ड इनकम लाखों में है, वहाँ पे 5,000 रुपए से बोतल भी नहीं आती उनकी, जो पीते हैं जिस लेवल की बिल्कुल वो। ठीक बात है सर। तो ये सोचना ये स्टुपिडिटी है। तो ये तो मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कैमरे पे, मतलब आप सोचिए आपने जिन लोगों को वोट दिया वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या 5,000 रुपए में बिक जाते 5,000 हैं? रुपए बिक जाते हैं, 5,000 रुपए की क्या औकात है, क्या औकात है? है ना। मतलब एक और सवाल है कि आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आपकी बड़ी बड़ी जान पहचान है, उसकी एक तो उसका धौस भी जमाते हैं आप लोगों के ऊपर, ठीक है। दूसरा ये होता है कि जो सिस्टम है जहाँ से इलेक्शन हो रहा है, जो डीआर है, उसको आप प्रभावित करेंगे, अपने जो आपकी जान पहचान है उससे आप प्रभावित करके चुनाव जीत जाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सुशील जी, इस पे बड़ा क्लियर है कि हमारी सोसाइटी से इलेक्शन के लिए कौन अभी तक एफर्ट करने गया है। मुझे मतलब मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, कोई आदमी एफर्ट करने इलेक्शन के लिए नहीं गया है। अगर गया होता तो यहाँ इलेक्शन हो जाते। ये एसआईआर का मुद्दा तो अभी आया 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, इससे पहले अगर कोशिश की होती किसी ने तो इलेक्शन यहाँ पर हो जाते। रही बात मेरी कॉन्टैक्ट्स की और प्रभाव करने वाली, ये सब बकवास बात है। देखिए, जो चीज़ लॉ से होनी है वो लॉ से ही होगी। अभी भी हमारे यहाँ एक सीनियर सिटीजन है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो हर हफ्ते इलेक्शन ऑफिसर को फ़ोन करते हैं, आप ये बताइए इलेक्शन कब होंगे, आप ये बताइए इलेक्शन कब होंगे। उनको लास्ट टाइम ये रिप्लाई मिला है कि मेरी नौकरी पहले है, आपका इलेक्शन बाद में है। मुझे डीएम द्वारा ये आदेश दिए गए कि पहले ये एसआईआर का निस्तारण करूँ मैं, इतने नोटिस जो मेरे पास में आए हुए हैं, उसके बाद बाकी काम करूँ। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि इलेक्शन हम रोक रहे हैं या हम होने नहीं देते हैं। अगर ऐसा ही होता, अगर इतने ही पावरफुल हम लोग होते तो हम 5 बार भी नहीं होने देते। हम ऐसी नौबत क्यों आने देते, आप बताइए। तो ये तो बिल्कुल बकवास बात है कि हम प्रभावित कर रहे हैं इलेक्शन को और इलेक्शन होने ही दे रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इलेक्शन वाकई में मतलब जो प्रक्रिया है वो अपने हिसाब से होती है। अब हमारा टेन्योर 1 साल पूरा हुआ है सितंबर के अंदर, हमने एप्लीकेशन डाली थी कि आप हमारे यहाँ इलेक्शन करा दीजिए। इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट भी हुए थे। एक इलेक्शन ऑफिसर ने लिख के दे दिया कि मैं चुनाव नहीं करा सकता, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास बाकी बहुत सारे काम हैं, क्योंकि उनके लिए चुनाव कराना एक एक्स्ट्रा बर्डन है, उनका ये प्राइमरी काम तो है नहीं। तब दूसरा इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट हुआ, उसने कहा मैं इलेक्शन करा दूंगा, लेकिन मुझे ये एसआईआर का मामला जो अभी चल रहा है वो पहले सुलझाना पड़ेगा। तो अब वो मामला खत्म हो गया है और उसने बोला होली के बाद तुरंत बाद इलेक्शन हमारी सोसाइटी में हो जाएंगे। बाकी बात रही तो कॉन्टेक्ट की, तो मैं तो सोसाइटी के हित में यूज़ करता हूँ सारे कॉन्टेक्ट्स अपने पद के लिए भी कर सकते हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं लोग।
आप जो है अपने पद पे लगातार बने रहने से पिछली बार आप पे आरोप लगे थे हम्म, कि आपने ये इसलिए नहीं बनने दिया, अलग अलग पद नहीं दिए, कहीं ना कहीं पीछे आप थे हर चीज़ के, हम्म, कि मैं जो है कुछ बोर्ड ही नहीं बनने दूंगा, तो ऑब्वियसली बात है, हम्म, मतलब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर तो मैं ही रहूंगा। हम्म। इस तरह के भी आरोप लगे सर थे इस ऐसा बार। कैसे हो जाएगा? जीबीएम बुलाई गई थी, आप शायद नहीं थे, मैं जी बताता हूँ आपको। एक डीआर ऑफिस से एक सरकारी आदमी को नियुक्त किया गया, जी। जो कि पीसीएस रैंक का आदमी है, कि इस सोसाइटी में आप जाइए, यहाँ 5-5 हो गया, या डिस्प्यूट सॉल्व करके आइएगा, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पीसीएस रैंक का अधिकारी और पुलिस फोर्स ये मौजूद, उनको चिट्ठी बड़े बताया आदमी गई। हम लोग। सोचिए कितने बड़े लोग हैं हम लोग। उनकी मौजूदगी में जीबीएम बुलाई गई सभी रेसिडेंट्स के सामने, वहां भी वोटिंग हुई और वहां पे भी टाई हो गया। तो वहां पे मेरा प्रभाव कहां से आ जाएगा बताइए? आप सबके सामने वोटिंग हो रही है, सबके सामने 10 लोगों ने वोटिंग करी है आपस में, और वहां भी टाई हो गया। तब जाके उन्होंने बोला कि भाई कुछ नहीं हो सकता आपका। इनफैक्ट उन्होंने तो ये तक बोला था दूसरी टीम को कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप हमें आपकी सोसाइटी में आके ये सब करना पड़ रहा है, ये आपका इंटरनल मैटर। ऑब्वियसली सही बात है, मैं उसी पे हंसी इसलिए आ रही है ना। हाँ आपके पिछले 3 सालों से आप अध्यक्ष बने हुए हैं, आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? सर, मुझे लगता है सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए जो है, मैंने सोसाइटी एलडी को आमंत्रण की सोसाइटी की रजिस्ट्रीज करा दी। अच्छा, वो जो क्योंकि 250 फ्लैट्स थे। हाँ, क्योंकि यार आप सीरियसली आपने बड़े काम तो करवाए हैं, क्योंकि वो 250 फ्लैट मेरे दिमाग में भी नहीं था। जी मेरे दिमाग में वो था चल रहा था, वो जो आपने बिजली लाए हो और जी अभी आपने गंगा जल की बात करी, जी तो मुझे वो 2 चीज़ें याद आई थी। मुझे 250 वाला नहीं याद आया था, जो कि आप बोल रहे हो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जी जी बिकॉज सर, अगर आप 119 में या पूरे नोएडा में कहीं घूमेंगे, तो आपको हर सोसाइटी के ऊपर एक हरा बोर्ड मिलेगा सरकारी, हाँ जिसमें लिखेगा कि सोसाइटी पे हाँ इतना बकाया हाँ है, हाँ हाँ हाँ। फ्लैट खरीदार हमारे यहाँ सोच नहीं समझ है। के। हमारे यहाँ नहीं मिलेगा आपको। हाँ 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 हाँ, मैंने कई जगह देखा। मैंने बोला जी लगता है ये, मैं अपनी वाइफ को बोल रहा हूँ पता नहीं क्या लगा हाँ नया, अब पढ़ने का टाइम मिला नहीं कि जी तेजी निकली गाड़ी। जी क्योंकि हाँ हर हाँ। सोसाइटी की रेवेन्यू बकाया है, उनकी रजिस्ट्रीज नहीं हुई है, इसलिए अथॉरिटीज़ ने वहाँ वो बोर्ड लगा दिए, और प्राइसेस सोसाइटी के बहुत डाउन हो गए हैं, और लोग बाकी सोसाइटीज़ फ्लैट में खरीद लेते घर, हैं हाँ, सोसाइटी में ना। ये टाइम सही है खरीदने का। तो कम से कम वहाँ से मैं बच गया, और हाँ, वो लड़ाई बहुत लंबी थी जो हम जीत के आए। और हम्म, एलडीको इज़ द ओनली सोसाइटी अभी हमारे सेक्टर में, जो देखेंगे आप 19-20 में, अकेली सोसाइटी है, हाँ, जहाँ पे कोई बोर्ड नहीं कोई लगा बोर्ड हुआ। नहीं है, इसका कोई ड्यू नहीं है, और रजिस्ट्री क्लियर है। क्या बात है, ये तो सच में अचीवमेंट है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो वो तार वाला भी अचीवमेंट है, जो बिजली वाला जी, है, और ये ग्रिड लाइन। पानी वाला, ठीक है, 3 चीज़ें तो अचीवमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग मानने को क्यों नहीं तैयार होते? लाइक व्हाई डू दे, लाइक दिख रहा है सब, फिर भी एक्सेप्ट क्यों नहीं करते लोग? नहीं, एक्सेप्ट कर रहे हैं ना सर। देखिए ना, किस सोसाइटी में लगातार 3 साल कोई प्रेसिडेंट बनता है या एक टीम रहती है? ऐसा नहीं है, मैं 3 साल से जीत के आ रहा हूँ। अब ये लोग बोलते हैं लोग हटना नहीं चाहते हैं, क्या मैं हार के दोबारा टिका हुआ हूँ? नहीं, मैं जीता हूँ, टॉप 3 में था, थर्ड टाइम भी जीता था, हम्म, अभी भी लास्ट टाइम भी जीत हम्म, के आया हूँ। हम्म, तो मैं तो अपने बोर्ड में जीत के ही आ रहा हूँ ना, हार के तो नहीं बैठा हुआ हूँ। हम्म, तो ऐसा नहीं है, लोग इसको नॉलेज करते हैं और वोट देते हैं। कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा इधर उधर हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि इधर उधर मत होइए, उसको वोट करिए जो आपके लिए काम कर सकता है, उसको वोट करिए जो सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर सके और आपका सोसाइटी को नंबर 1 बना सकता है। एक लाइन बताइए कि इस कार्यकाल में भले ही आदेशों की वजह से आप खर्च ना कर पाए, जी पर आपका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या रहा है? और पिछले 3 कार्यकालों में सोसाइटी के बुनियादी जो मुद्दे हैं, शायद जी हमने डिस्कस कर लिया है। जी लिफ्ट, पानी, और ये जो लिफ्ट का तो रह गया है भाई। जी एसटीपी का आपने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, और जिन अंकल ने सवाल पूछा था भाई साहब ने, उनको, उनकी मुझसे पर्सनली बात है, उन्होंने कहा नहीं ये सवाल, जब आपने सवाल भी सही पूछा, उसका जवाब भी अच्छा आया है। तो अब सबसे बड़े काम क्या हैं जो मैंने बोले, उनको अगर छोड़ दें तीनों को, और 3 कौन से काम हैं? जो हमने किए हैं, जो आप हाँ, की बात कर रहे हैं आप। एक तो फ्लैट करवा लिया, बिजली पानी का छोड़े, उसके अलावा कुछ बताइए जो आपने करा हो जिसमें लगा हाँ देखिए भाई ये बहुत अच्छा काम सबसे देखिए कुछ बहुत सारे ऐसे काम हैं, बट मैं अगर कुछ गिनाना चाहूँगा तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमने पिछले 3 सालों में एक महत्वपूर्ण काम जो किया है वो ये भी है कि अगर आप देखेंगे तो जो हमने फ्लैग लगाया है हमारी है। सोसाइटी झंडा के जो अंदर, है, झंडा हाँ। जो लगाया है, वो भी एक प्राइड फीलिंग है सोसाइटी के लिए, और अब वो लैंडमार्क बन गया है। क्योंकि अगर आप कभी जोमेटो करेंगे या कुछ करेंगे या किसी को भी बुलाएंगे, तो आप बोलेंगे झंडे वाली सोसाइटी, वो बताता है। हम्म। तो एक वो भी एक काम था, और लोगों को शुरू में लगा था कि नहीं ये कॉमन एरिया इंक्रोच कर लिया, कुछ लोग बोल रहे थे गलत कर दिया, लेकिन आप देखिए वो एक शान है और बड़ा सुकून फील होता है उसको बहुत देखकर। बहुत कम है वो, पता नहीं चलता इतना कॉमन एरिया इंक्रोच हुआ है हाँ, उसमें। उसमें वहाँ तो कुछ था ही हाँ, नहीं सर, कुछ था ही नहीं वहाँ पर। एक पोल ही तो खड़ा किया है हम लोगों ने, उससे बाकी तो तो सब कॉमन इंटैक्ट एरिया में है। लोगों की बाइक्स पार्क हुई देखी है। हाँ हाँ हाँ, और अगर आप उनको जाके बोलो कि यार ये कॉमन एरिया में बाइक लगाई, तो आपसे मारपीट करने को तैयार हो जाएंगे लोग, मारपीट करने का ज़रूर हो जाएंगे है सर। ना? जी अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो सोसाइटी के अंदर इतने गुंडे क्यों बनते हैं? हाँ वो जैसे ही सोसाइटी से बाहर निकलते हैं वो बिल्कुल हाथ जोड़ने लग जाते हैं, साहब प्लीज प्लीज साहब माफ कर दो साहब। सोसाइटी के अंदर वो सर, मतलब जो है बता वो दो तेरे अंदर को ही मैं। हैं, सारे कानून उनके लिए, बाहर कुछ नहीं है। और हाँ, दूसरा मैं आपको इंपॉर्टेंट एक काम ये भी बताऊंगा कि आप देखेंगे कि तो ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जहाँ पर मेंटेनेंस चार्ज इंक्रीज ना हुआ 4 साल तक। हम्म, हर चीज़ का पैसा बढ़ा है, सबकी सैलरीज हमें बढ़ानी पड़ती हैं।
हर चीज़ महंगी हुई है, सीमेंट से लेकर एलईडी बल्ब से लेकर तार से लेकर जो भी डे टू डे हम मेंटेन करते हैं, गोल्फ कार्ट वगैरह सब महंगा हुआ है रिपेयर। लेकिन हमने आज तक एक पैसा नहीं बढ़ाया ये किसी तो का। है गुड उसी पैसे अचीवमेंट। को हम हाँ लेके चल रहे हैं 4 साल से। चोरी भी कर रहे हैं, उसमें अपने चोरी लिए भी भी कर सेविंग ले कर रहे रहे हैं, हैं सोचो। और पैसा भी हमने इंटैक्ट किया हुआ है और आपको हैंड ओवर भी बड़े ज़्यादा करके जा एफिशिएंट रहे हैं। चोर हैं आप लोग। हम लोग एफिशिएंट चोरी करने में माहिर हैं, जो मुझे लगता है। अब कोई ना तो इसी क्लिप को काटेगा, बिल्कुल यही ठीक वाले कह रहे क्लिप को, कि देखो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है एफिशिएंट चोर है। हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, बीच में ऐसा हुआ था ना, जब मैंने एक महाशय हैं हमारे यहाँ, मैंने डिस्कस किया था कि उन्होंने कैमरे पे रिकॉर्ड किया था, तुम चुनाव लड़ोगे नहीं लड़ोगे? मैंने कहा था नहीं लड़ूंगा, अगर जनता कहेगी तो हाँ, लड़ूंगा। हाँ। तो वही हुआ, जनता ने उन्होंने इतना क्लिप काट दिया मेरा हम्म, कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और वो सर्कुलेट कर दिया पूरी सोसाइटी हम्म, में हम्म। इलेक्शन के टाइम पे। आगे वाला उन्होंने एडिट कर दिया कि मेरा ये कहना था कि जनता चाहेगी तो लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा। ऑब्वियसली सर, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपको अपना ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। आप अगर लोग आपके साथ नहीं है तो आप चुनाव में क्यों खड़े होंगे? बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं बेचारे, किसी घर भी नहीं जाते, उनको बहुत कम वोट मिलते हैं। हाँ तो देखा है मैंने, कुछ लोग ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, हाँ चलो हम भी लड़ लेंगे इस हाँ। बार। मुझे एक बात और बताइए, आपके जो राजनीति की तरफ आप इतना क्यों घुसना चाहते हैं? लोग कहते हैं राजनीति बहुत गंदी जगह है। आप पॉलिटिक्स में और आगे भी जाना चाहते हैं, so जैसे आप हाई राइज के भी प्रेसिडेंट हैं, तो आगे का क्या प्लान है आपका पॉलिटिक्स में? ये मेरा अंतिम सवाल है आपसे। सर देखिए, मेरा ना फैमिली बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो मेरी दादी जी ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं, और वो काफ़ी टाइम तक कांग्रेस में रहीं, समाजवादी पार्टी में भी रहीं। अब तो वो एज के अनुसार उन्होंने अपना कम कर दिया। तो राजनीति में मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब कॉलेज में भी मैं अपने जो हमारी स्टूडेंट यूनियन थी उसको रिप्रेजेंट करता था, और ऐसा कोई प्लान नहीं है आगे जाके मुझे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जाना है। बट हाँ, मौका मिलेगा तो ज़रूर उसकी तरफ देख सकते हैं। बट अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। हाँ, कुछ पार्टीज़ हैं जिनसे बात चल रही है, मतलब काफ़ी लोगों ने 2 नेशनल पार्टीज़ है जिन्होंने मुझे ऑफ़र भी किया है नोएडा के अंदर एक बड़ी पोस्ट। पर मुझे लगता है अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और अपने आप को तैयार कर लूँ, फिर सोचूंगा इसके बारे में। अथॉरिटी वालों से अगर आपकी जान पहचान है तो जो किसान बेचारे यहाँ के, उनके लिए भी कुछ करिए, जिनके 67% सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है हम्म, कि इनको 67% पैसा और दिया जाए, और इनके जो 5% का ज़मीन पेंडिंग है वो भी दिया जाए, वो दे नहीं रहे। सर ये बहुत लंबी सांठगांठ है, अच्छा। बहुत बड़ी सांठगांठ है। अथॉरिटी इज़ अ पपेट, अच्छा। बिल्कुल क्लियर पपेट है गवर्नमेंट की। हम्म, और ये गवर्नमेंट का फेलियर कहूँगा मैं। जब वोट लेने की बारी आती है तब तो किसानों को बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, और आज की डेट में हमारी कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा तो परेशान जो है ना वो किसान ही है बेचारे। तो मुझको लगता है कि थोड़ा सा किसानों को अब सोचना पड़ेगा। मतलब वही, ये कंट्री उस पे मॉडल पे चलती है। जब तक आप सतर्क नहीं होंगे, अपनी हक की लड़ाई खुद नहीं लड़ोगे, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। और एक जो क्या कहते हैं, मेरे पास आए थे किसानों के अध्यक्ष हैं सुखबीर खलीफा जी, जी। तो वो कह रहे, वो मुख्यमंत्री से मिले थे। हम्म। मुख्यमंत्री ने उनको मतलब लिटरली उसी समय अधिकारियों को बुलाया और बोला इनके अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो इनके मसले रिजॉल्व करो। मुख्यमंत्री से मिले, उनको 2 साल हो गए, अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ उनका, जबकि मुख्यमंत्री ने अपने सामने अधिकारियों को बुला के बोला। पुस्ता पार वाली जो ज़मीनें हैं वहाँ पे रजिस्ट्री भी लीगल है, पर बिजली नहीं दे रहे, कह रहे ये इलीगल है। हाँ, रजिस्ट्री के बेचने पैसे के ले लिए, रहे हाँ, हैं। क्योंकि हाँ, रेवेन्यू मिलेगा वहाँ उनको। हाँ। तो उस पे क्या कहेंगे आप? समर्थन करते हैं उनको बिजली मिलनी चाहिए तो पुस्ता पार बिल्कुल वाली? मिलनी चाहिए। जिस जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, जिसका आप रेवेन्यू चार्ज कर रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज कर रहे हैं, तो बिजली तो मिलनी चाहिए सर उनको। ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये तो बिल्कुल ठीक बात है। बहुत अच्छा, वो तो चलो किसान है, वहाँ बहुत पैसे वाले लोगों ने बड़े बड़े फार्म बना रखे हैं, आपको पता ही है। जी जी जी। तो जब आपने तब नहीं रोका, जब सेल हो रही थी वहाँ पर, जब रजिस्टर्ड हो रही थी प्रॉपर्टीज़, तो अब तो प्रॉपर्ली आपको मेंटेन करना चाहिए उसको। एक और सवाल है, चूंकि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, हिंडन नदी का बहुत बुरा हाल है। मैं तो मतलब दुखी हो गया उसको देख के, इमोशनल हो गया था एक दिन में जाके, खत्म है सर एकदम। सामने खड़ा था, मैं बहुत दुखी हो गया था। क्या सोल्यूशन है कि उसको सुधारा जा सकता है, या गिव अप कर दिया लोगों सर ने? मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्लान ही उसको डेड करने का है। अगर आप देखेंगे तो उसके पास में कितनी ज़मीन अलॉट कर दी है बिल्कुल बिल्डर्स को। हिंडन नदी के सहारे सहारे आप देखेंगे, वो जो उनका जो है ना, क्या नाम है प्रेस्टीज है उनका, और प्रतीक है, काफ़ी सारे बिल्डर्स हैं जिनको ज़मीन दे वो दी जो गई है। 12-12 एकड़ कौन बेच रहे थे? गौर वाले थे? कौन थे? गौर हाँ, वाले, गौर वाले जिन्होंने थे। व्हाइट हाउस बनाया हुआ हाँ था। हाँ 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 हाँ। हाँ। तो मुझे लगता है सरकार की प्लानिंग ही नहीं है उसको रिवाइव करने की। और ये हमारे लिए, मतलब हम इस क्षेत्र में रहते हैं तो हमारे लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि हमारे पास इतनी बढ़िया, हमारे पास नदी थी जिसको हम रिवाइव कर सकते थे, जो कि हमें मतलब पॉल्यूशन से लड़ने में भी ताकत मिलती है और बाकी चीज़ों में भी, एनवायरमेंटल के लिए भी बहुत तो अच्छी उसमें तो थी। मछलियाँ भी नहीं है, कुछ नहीं है सर, डेड है। उसके अंदर मछलियाँ भी उसमें नहीं है। केमिकल्स इतने हो गए हैं हाँ सर, हाँ हाँ उसमें इतने केमिकल्स हैं हाँ हाँ कि हाँ। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सरकार का कोई प्लान मुझे लगता नहीं है उसको लेकर कुछ है, क्योंकि आज तक एक बार देखना हिंडन कहाँ से निकलती, कहाँ गिरती है। ओके, तो यहाँ सहारनपुर में एक शाकुंभरी देवी पर्वतमाला है छोटी सी, वहाँ से शुरू होती है, कालू वाला गांव है, और लगभग 400 किलोमीटर लंबी है, यमुना में जाके मिल जाती है। तो इसको इन्होंने बिल्कुल नाला बना दिया नाला है बना दिया literally। और कोई भी मुझे एनवायरमेंटलिस्ट भी लड़ता हुआ दिखता है उसके, हिंडन के कोई लड़ता नहीं है।
हिंडन का नाम ही नहीं लेता कोई। हिंडन वो बेचारी अछूत कन्या है जिसको सबने छोड़ दिया है, किसी से मतलब नहीं उससे, डाइंग इट्स ओन नेचुरल डेथ। ठीक है सर, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। सेम हियर सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। आई होप कि लोग कन्विंस हो आपको दोबारा चुनने के लिए। मैं तो इस बार देखूंगा कैंडिडेट कौन है, उस हिसाब से वोट जी, जी, डालूंगा। जी, मैं जी। आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा जी, हूँ जी, जी। पिछली बार की तरह।